Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Hindu Marriage Act. जो लास्ट क्लास थी हमारी हिंदू मैरिज एक्ट की, उसमें हमने आरसीआर का कंसेप्ट जो है डिस्कस कर लिया था। आरसीआर के कंसेप्ट में अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हो। उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगी। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो सेक्शन 10 है जुडिशियल सेपरेशन, उसके जो ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड्स और डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स है वो सिमिलर है। पहले कुछ चेंजेस होते थे, लेकिन अब करंट सिचुएशन क्या है कि सेम ही ग्राउंड्स हैं। लेकिन हम पहले थोड़ा सा जुडिशियल सेपरेशन का देख लेते हैं कि बेयर लैंग्वेज क्या कहता है, क्या कुछ प्रोविजन है जुडिशियल सेपरेशन के रिगार्डिंग। फिर हम देखेंगे कि डाइवोर्स जो है उसमें और जुडिशियल सेपरेशन में क्या डिफरेंस है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो एक बार आरसीआर का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था आरसीआर में? क्या था कि दो चीज थी, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। बिना किसी रीजनेबल कॉज के अगर सोसाइटी से विथड्रॉन कर लेता है, सोसाइटी मीन जो मैरिड लाइफ है उससे अलग हो जाते हैं, तो उस मामले में जो है आरसीआर की पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जा सकती है। इसके रिगार्डिंग हमने एक दो केसेस भी किए थे। जैसे एक फर्स्ट केस था मुंशी मुगल रहीम वर्सेस शमशुनिसा बेगम। ये जो फर्स्ट केस जो था, इससे आरसीआर का कंसेप्ट निकल के आया था, जो मैंने आपको करवा दिया था। तो इसमें ज्यादा कुछ इतना है नहीं, हमने जितना डिस्कशन था वो कर लिया था। आज का हमारा कंसेप्ट है जुडिशियल सेपरेशन। मैं आपको जुडिशियल सेपरेशन बेयर प्रोविजन पहले समझाती हूँ क्या है। सेपरेशन का मीनिंग क्या होता है? अलग होना। जुडिशियल मीन कोर्ट के द्वारा। पहला क्लोज कहता है आइदर पार्टी, क्लोज फर्स्ट। सबसे पहली चीज आइदर पार्टी, मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई भी, दोनों में से हो सकता है आइदर पार्टी में। फिर कह रहा है ये मैरिज वैद सोलमनाइज बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। अब इस टाइम तो एक्ट को आए हुए बहुत ज्यादा साल हो गए हैं, तो बिफोर कमेंसमेंट तो माना ही नहीं जाएगा, समझ लो प्रिवेल ही नहीं कर रहा। तो आफ्टर और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, लेकिन जो कंडीशन है वो हमें समझनी पड़ेगी। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट है कब आया था? ये 1955 में आया था। और कौन सी डेट थी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसकी जो डेट थी 18 मई 1955 थी इसकी डेट। तो आप ये माइंड में रखिए कीजिए, 18 मई है 1955। उसके आने से पहले या उसके बाद फिर क्या होगा? मे प्रेजेंट, आइदर पार्टी क्या कर सकती है? मे प्रेजेंट। मे प्रेजेंट क्या प्रेजेंट कर सकती है? पेटिशन। किसके लिए मे प्रेजेंट है? पेटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन के लिए। जुडिशियल सेपरेशन के लिए कर सकती है या कर सकता है। उसके बाद है इसमें फिर एक डिक्री फाइल पास हो जाएगी। एंड इन द केस ऑफ अ वाइफ आल्सो ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2। देखिए 13 फर्स्ट में जो ग्राउंड्स हैं वो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए हैं, डाइवोर्स के जो ग्राउंड्स हैं, और वही जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स हैं। 13 क्लोज 2 में कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स है जो ओनली टू वाइफ है। कहता है कि जो ग्राउंड्स वाइफ को अकेले मिले हुए हैं उसके बेस पे भी अगर ये डिग्री पास हो जाती है तो उसके बेस पर भी क्या है कि वो वहां से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये ग्राउंड जैसे आरसीआर में डिग्री पास होगी, कुछ टाइम लिमिट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से जुडिशियल सेपरेशन की अगर डिग्री पास हो जाती है तो एक बार हम देख लेते हैं 13 का ही सेक्शन नंबर 13 का फर्स्ट ए है। 13 का फर्स्ट ए, उसमें डाइवोर्स का ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास होने के बाद। उसके बाद कहता है, ये तो हो गया क्लोज फर्स्ट। अब क्लोज सेकंड क्या कहता है?
where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petition to cohabit with the respondent. जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री है, पास हो गई है, फिर दोनों का नो ऑब्लिगेशन टू कोहैबिट, साथ रहना, कोहैबिट मीन साथ रहना, अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दोनों की तरफ से कोई ड्यूटी नहीं है। फिर कह रहा है but the court may on the application by petition of either party and not be satisfied with the trust of the state may resign the decree if it considered just and reasonable। अब क्या है, अगर कोर्ट को लगता है, if court satisfied can resign मतलब कैंसिल कर सकती है डिक्री को, if it is just, अगर ये उचित हो तो इसे जो है विड्रॉल ऑफ डिक्री भी कहा जा सकता है, इसे विड्रॉल ऑफ डिक्री भी कहा जा सकता है। तो ये है मेन कंसेप्ट जो बेयर लैंग्वेज है। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा डाइवोर्स का भी थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं आज। डाइवोर्स होता क्या है, देखिए पुराने टाइम में क्या था, डाइवोर्स नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था। पुराने टाइम में एक बार अगर शादी हो जाती थी तो वो आदमी और औरत की डेथ के बाद ही उनका रिलेशन खत्म होता था, क्योंकि उस टाइम में एक सैक्रामेंट था। लेकिन अब हमने समझा हुआ है कि सैक्रामेंट के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस को भी फुलफिल करता है। तो दोनों में एक प्रकार का डिफरेंस हो गया पुराने टाइम में और मौजूदा टाइम में। अब क्या कंसेप्ट ला दिया कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ ही नहीं रह पाते तो उनको साथ रहने का क्या मतलब, अगर वो चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं, चाहे तो डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर डाइवोर्स की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हस्बैंड या वाइफ ये सोचते हैं कि वो फर्दर मैरिज करना चाह रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें फर्दर मैरिज करनी ही नहीं है तो जुडिशियल सेपरेशन जो ऐसा मोड है जिसमें दूसरी पार्टी किसी प्रकार से मैरिज भी नहीं कर सकती और एक तरीके से दोनों अलग भी रहने लग गए। तो ये जुडिशियल सेपरेशन का एक कंसेप्ट है जो कोर्ट के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंसेस कर लेते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन में और डाइवोर्स में व्हाट आर द डिफरेंसेस। हमें डिफरेंस पता होने चाहिए, कई बार मेन में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है और कई बार प्री में भी घुमा के दे देते हैं, कंसेप्ट पूछ लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि स्टेटस जो है वो मैरिज का स्टेटस, किसका, मैरिज का स्टेटस जो है, इसमें क्या है कि मैरिज खत्म हो जाएगी, नो लॉन्गर, अब वो जो है हस्बैंड वाइफ नहीं है। सेकंड ये कह रहा है कि म्यूचुअल राइट्स और जो ऑब्लिगेशन थे मैरिज से वो रहेंगे, बट कोहैबिटेशन नो राइट, म्यूचुअल राइट्स obligations remains intact but no right to cohabit, साथ रहने का कोई राइट जो है नहीं है। इसमें क्या है, नो सच सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं, क्योंकि ना तो कोई राइट्स रहेंगे ना कोई ऑब्लिगेशन रहेंगे। थर्ड क्लॉज ये कहता है, थर्ड इसका ये कहता है कि जो बच्चे बोर्न आउट होंगे, चिल्ड्रन बोर्न वो क्या होंगे, लेजिटिमेट होंगे, और इसमें इलेजिटिमेट होंगे। अगर शायद किसी का तलाक हो गया फिर बच्चे होते हैं, सब्जेक्ट टू सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रेजम्पशन ऑफ चिल्ड्रन है कि अगर मान लो फिर ये प्रेजेंट किया जाएगा कि वो बच्चा जो है वो पहले वाले हस्बैंड से ही है, लेकिन अगर उसका कॉन्ट्ररी कोई व्यू आता है तो फिर उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर है कि जो वाइफ का मेंटेनेंस का राइट है विदाउट एनी ड्यूटी ऑफ कोहैबिटेशन, मेंटेनेंस राइट इसमें भी है, और इसमें क्या है, दूसरे में भी मेंटेनेंस राइट है। इसमें 125 के भी तहत भी है और हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के तहत भी है। इसमें हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट और के तहत भी है।
पर इसमें क्या है कि नो ड्यूटी टू कोहैबिटेट, नो ड्यूटी टू कोहैबिट, फिर भी राइट है। इसमें क्या है, परमानेंटली सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है, ये डिफरेंस आ गया थोड़ा सा। फिर कह रहा है कि जुडिशियल सेपरेशन में अगर पार्टी दोबारा साथ रहना चाहती है, इफ दे वांट टू लिव टुगेदर, नो नीड टू रीमैरी, कोई दोबारा शादी की जरूरत नहीं है। इसमें अगर वो करना चाहते हैं, दोबारा साथ रहना चाहते हैं, तो रीमैरी करनी पड़ेगी, रीमैरिज उनकी होनी चाहिए। 6 पॉइंट कहता है इसके तहत पार्टी जो है दोबारा शादी नहीं कर सकती, यानी कि पहली वाइफ के होते हुए या पहले हस्बैंड के होते हुए पार्टी जो है दोबारा शादी नहीं कर पाएगी। नो सेकंड मैरिज, इसमें सेकंड मैरिज कर सकते हैं, सेकंड मैरिज सब्जेक्ट टू सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 15 को फॉलो करके, जो कंडीशंस को फॉलो करके। फिर है म्यूचुअल इनहेरिटेंस रहेगी, यानी कि इनहेरिटेंस है म्यूचुअली, जो भी इनहेरिटेंस के राइट है वो रहेंगे। मान लो हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो वाइफ को मिलेगा, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा राइट नहीं है। तलाक होने के बाद अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी कुछ है और बाद में उसमें कोई भी उसका राइट राइज नहीं होगा। नो म्यूचुअल इनहेरिटेंस, कोई म्यूचुअल इनहेरिटेंस यहाँ पर नहीं होगी। तो ये है हमारा कंसेप्ट जो है जुडिशियल सेपरेशन से रिलेटेड। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हो। और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं तो मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। और थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना का इशू अभी तक भी पेंडिंग है, तो इसको पूरी तरह से वैक्सीन नहीं आ गई है, इसकी पूरी तरह से वैक्सीन तो आ चुकी है लेकिन उसको पूरी तरह से अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।